सो डियर स्टूडेंट, हम आज के टॉपिक में इनऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जिसमें हमने पहले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर होगा अबाउट टू अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में। उनके हम स्ट्रक्चर जानेंगे, उनके हम मेटल बाइंडिंग साइट्स जानेंगे, हम कैसे इनकॉर्पोरेशन होते हैं इनमें मेटल आयन और कैसे आयरन रिलीज होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होगा हमारे पास, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन। जो आउटलाइन ऑफ द लेक्चर हमारा होगा वो कुछ इस तरह होंगे कि हम फेराटीन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ट्रांसफेरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ओवरऑल हम इन इन दो प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, कि जो आयरन की कंसेंट्रेशन को बॉडी में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब है कि ये दो प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन हैं जो कि आयरन की रेगुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मींस बॉडी में आयरन कहाँ कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आयरन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि आयरन की कंसंट्रेशन को या आयरन के ट्रांसफर को रेगुलेट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो बहुत दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक प्रोटीन को हम कहते हैं फेरेटिन, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफेरिन। तो फेरेटिन वो प्रोटीन है जहां पे एक्चुअली आयरन क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं या आयरन स्टोर होते हैं। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसको हम ट्रांसफेरिन कहते हैं, यहाँ पे ये जो ट्रांस है, फेरिन यूजुअली हम क्या कहते हैं, आयरन को कहते हैं। फेरिन रिप्रेजेंट्स द आयरन एंड ट्रांस हियर रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट। तो ये वो प्रोटीन है जो कि एक्चुअली आयरन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फेरेटिन वो प्रोटीन है जो कि आयरन के स्टोरेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आज का हमारा लेक्चर का आउटलाइन कुछ इस तरह होंगे। हम दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि आयरन की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उनकी मेन जो फंक्शन होगा, फेरेटिन का आयरन स्टोरेज होते हैं और ट्रांसफेरिन का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इनकी मेन फंक्शन के साथ साथ इनकी फंक्शंस को जानने के लिए हमें उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन। और दोनों का हमने बताया कि आयरन स्टोरेज और आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो आयरन कैसे उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होंगे, व्हाट आर द बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल फॉर आयरन इन फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन, कहाँ पे आयरन बाइंड होगा और कैसे स्टोर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बाइंड होने के साथ साथ आयरन उनमें, अगर हम फेरेटिन की बात करते हैं तो फेरेटिन स्टोर करते हैं। तो स्टोर कैसे होगा, कहीं तो आयरन बाइंड होंगे, तो वो इनकॉर्पोरेशन हम देखेंगे। और जब आयरन की जरूरत होगा बॉडी में, क्योंकि जब एक्सेस होगा आयरन स्टोर होंगे, जब नीड होंगे आयरन वहां से बाहर निकलना चाहिए, तो रिलीज ऑफ आयरन कैसे होगा उन फेरेटिन से, और देन कैसे आयरन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू ट्रांसफेरिन, इनके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई आयरन आयरन इज इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी, पर्टिकुलरली अगर ह्यूमन की बात करेंगे। एंड व्हाट आर द डिसऑर्डर कॉज बाय आयरन इन ह्यूमन बॉडी। तो हम ह्यूमन से रिलेटेड थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम प्रोटीन पे जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं आयरन, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो सेंट्रल एटम है हीम ग्रुप के। अब यहाँ पे ये हीम ग्रुप क्या है, हीम ग्रुप वो ग्रुप है जो आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली हम हीम ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जब हमारे पास पोरफायरिन और क्या होते हैं, आयरन होते हैं। अब ये पोरफायरिन क्या है, दीज आर द बायोलॉजिकल लिगेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। तो ये वो ग्रुप है, वो ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि आयरन को बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन में, किसके साथ, पोरफायरिन और आयरन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हीम ग्रुप कहते हैं। अब आपको पता है हीम ग्रुप का रोल क्या होता है, हीम ग्रुप का रोल होता है टू कैरी आउट ऑक्सीजन।
हीमोग्लोबिन के क्या काम होते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करना होते हैं। तो आयरन उन हीम ग्रुप का क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम मीन्स वो एटम जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन क्या होता है? बाइंड होते हैं। सो a metal complex that binds molecular oxygen in the lungs and carries it to all other cells in the body that need oxygen to perform their activity. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आयरन की ये है, आयरन हीमोग्लोबिन का मेन वो पार्ट है, मेन वो एटम है जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन बाइंड होते हैं। देन विदाउट आयरन इन द हीम ग्रुप देयर वुड बी नो साइट फॉर ऑक्सीजन टू बाइंड। अगर आपकी उस हीम ग्रुप में आयरन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए कोई जगह खाली नहीं होगा। तो हीम ग्रुप में आयरन होंगे और उसी आयरन के साथ क्या बाइंड होते हैं? ऑक्सीजन बाइंड होंगे। अगर आयरन नहीं होंगे, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होंगे। अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होंगे तो बॉडी में जिस सेल्स में जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होंगे वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो सेल क्या हो जाएंगे? डाइंग हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमारा बॉडी में और भी प्रोटीन्स है जो कि आयरन पे डिपेंड करते हैं, या जिनमें हीम ग्रुप होते हैं और हीम ग्रुप में आयरन प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमारे पास मायोग्लोबिन होते हैं जो कि आयरन स्टोरेज का काम करते हैं। अब हीमोग्लोबिन ले जाएंगे आयरन, वो जाके आयरन क्या कर देंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल्स या बॉडी में जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगा फॉर रेस्पिरेशन, वहां पे छोड़ देंगे। अगर आयरन नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन, आयरन दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो हीमोग्लोबिन, दूसरा मायोग्लोबिन। उसके साथ साथ आयरन रेस्पिरेशन के साथ साथ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस होने में भी मदद करते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और इम्यून सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी आयरन का क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो इसलिए बॉडी में आयरन का होना बहुत जरूरी है। नाउ अगर आयरन नहीं होगा देन व्हाट वुड बी द डिसऑर्डर produced by the shortage of iron in the human body. So with the iron deficiency, या if we can say कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में आयरन प्रोड्यूस नहीं होंगे या आयरन नहीं होगा तो देन देयर विल नॉट बी एडुकेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर उतना हीमोग्लोबिन नहीं होंगे जो कि उसकी ऑक्सीजन की नीड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब वो डिफिशियंसी अगर और भी सीवियर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, उस डिसऑर्डर को या उस कंडीशन को हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। तो आयरन का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। नाउ आयरन का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आयरन का होने के साथ साथ उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेगुलेशन ऑफ द आयरन विद इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने कहा कि भाई हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं, तो इसका मतलब है कि आयरन किसी भी कंसंट्रेशन में होना चाहिए? नहीं, आयरन का रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आयरन क्या हुआ, अगर बहुत ज्यादा आयरन बॉडी में डिपॉजिट होंगे, then again that deposition of the iron would cause मेजर साइड इफेक्ट इन द बॉडी, जिसको यूजुअली हम आयरन ओवरलोड कहते हैं। आयरन ओवरलोड का मतलब है वो कंसंट्रेशन जो कि आयरन की जितना रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होना चाहिए उससे ज्यादा होंगे। उससे ज्यादा होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आयरन का डिपोजिशन होना स्टार्ट होते हैं। और उस कंडीशन को जब आयरन एक्सेस में होंगे किसी भी बॉडी में, और उस डायग्नोसिस को या उस कंडीशन को हम हीमोक्रोमेटोसिस के हैं। तो हीमोक्रोमेटोसिस क्या होगा? हीमोक्रोमेटोसिस वो कंडीशन है जब बॉडी में आयरन क्या होगा? द आयरन विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। उससे क्या होगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आयरन की क्या होंगे? एक्युमुलेशन होना स्टार्ट होंगे, और वो उन ऑर्गन्स को सीरियस डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर होंगे, हार्ट फेलियर होंगे, डायबिटिक होते हैं, अपनॉर्मल पेन होना, आर्थराइटिस, क्योंकि बॉडी के उन जोड्स में, जॉइंट्स में आयरन की एक्युमुलेशन होना जरूरी है। तो दो कंडीशन हमने देखा कि बॉडी के लिए आयरन भी इंपॉर्टेंट है, और आयरन एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में होना जरूरी है। क्योंकि अगर आयरन ज्यादा हुआ तो हमारे हमारे बॉडी में हीमोक्रोमेटोसिस होंगे, आयरन कम होंगे, हीमोग्लोबिन उतना एडुकेट नहीं हो पाएंगे और एनीमिया होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई आयरन का होने के साथ साथ
द रेगुलेशन ऑफ आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन का यहाँ पे मतलब है to maintain a required concentration of iron in the body is very important. That regulation is carried by, yeah, that regulation is maintained by two important protein. One is called as ferritin and the second one is called as trans। तो इन दोनों एंजाइम्स का या प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है ताकि उस आयरन की कंसंट्रेशन को क्या करे, रेगुलेट करे। और साथ ही साथ रेगुलेशन के साथ साथ आयरन आयरन का जो रिक्वायरमेंट है कि कब बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होंगे तो फेरेटिन से आयरन क्या होंगे, रिलीज होंगे। जैसे ही बॉडी में आयरन ज्यादा होंगे तो वो आयरन क्या होंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे या एकुमुलेट होंगे इन द प्रोटीन ट्रांसफेरेज। तो ये दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, और वी कैन से टू मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द human system या living system। So let's start with the first important protein, that is ferritin। अब ferritin क्या है? ferritin वो प्रोटीन है जिसमें आयरन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, इसीलिए ferritin को हम द आयरन स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं। अब हम डिटेल में फेरेटिन के बारे में डिस्कस करते हैं। फेरेटिन में आयरन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कितना प्रेजेंट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा फेरेटिन की, कब फेरेटिन आयरन को स्टोर करते हैं और कब फेरेटिन आयरन को रिलीज करते हैं, एक एक करके डिटेल में हम फेरेटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फेरेटिन वो प्रिंसिपल आयरन स्टोरेज प्रोटीन है ह्यूमन में या अदर जो हायर एनिमल्स है जहां पे 20% बाय वेट क्या होते हैं, आयरन होते हैं जब एक फेरेटिन फुल्ली क्या होते हैं, लोडेड होते हैं। मींस जब एक फेरेटिन फुल्ली लोड होगा उस टोटल वेट में से उस फेरेटिन के आयरन क्या होंगे, 20% प्रेजेंट होंगे। एंड एट द सेम टाइम फेरेटिन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, इट इज प्रेजेंट इन स्प्लीन एंड इट इज प्रेजेंट इन बोन मैरो। तो ये वो प्रिंसिपल आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जहां पे एक्चुअली आयरन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नाउ जो आयरन फेरेटिन में प्रेजेंट होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, याद रखना है। और उसका स्पिन स्टेट क्या होगा, आयरन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हाई स्पिन। तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो आयरन की डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें पता है जो आयरन का एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 26 है। तो जब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो 4s2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आपकी डी से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आपकी डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि जब आयरन आयरन जो अपने नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 4s2 3d6। ठीक है, तो जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे तो आयरन विल बी प्रेजेंट इन d5 state and this d5 state will be present in हाई स्पिन। तो सारे डी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आयरन फेरेटिन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ आयरन जो आपका स्पिन स्टेट होगा वो हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब याद रखिएगा आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, +2 और +3। ये याद रखिएगा, ये जो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमारे पास यूजुअली क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहते हैं 8 नॉर्मल पीएच। तो उससे क्या होगा, ये आपकी नॉर्मल पीएच मींस आपका ब्लड का पीएच है, वहां पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो आयरन स्टोरेज होते वक्त क्या होते हैं, ये आयरन +2 ऑक्सीडेट, अब ये +2 वाला जो है वो
नॉर्मल पीएच पे क्या रहता है, सॉल्युबल रहते हैं। इसीलिए ब्लड में जो आयरन रहते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जो फेरेटिन के अंदर जो आयरन रहते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा होगा तो कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस आयरन +T को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ये आपका इनकॉर्पोरेट होना स्टार्ट होते हैं फेरेटिन में। अब जब आयरन की फर्दर नीड्स होंगे तो फेरेटिन से ये वापस आपका रिड्यूस है कि +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल आएंगे और वापस ये आपकी ब्लड में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। सो वी कैन से फेरेटिन इज द की टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल इन द बॉडी, एंड the साथ फेरेटिन इज a protein that stores iron and release it in a controlled fashion। तो फेरेटिन वो प्रोटीन है जो कि आयरन के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं बॉडी में, और साथ ही साथ आयरन को स्टोर करते हैं जब आपकी बॉडी में आयरन एक्सेस होंगे, और आयरन को रिलीज करते हैं व्हेन द बॉडी नीड्स आयरन। So thus we can say the body has a buffer against iron deficiency। इसीलिए बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी के लिए एक बफर होते हैं, एंड टू ए लेसर एक्सटेंट आयरन ओवरलोडेड। साथ ही मीन्स जब आयरन की नीड्स होंगे आयरन रिलीज करेंगे, जब आयरन ज्यादा होगा आयरन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेरेटिन विच इज आल्सो कॉल्ड इट एज आयरन स्टोरेज प्रोटीन। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फेरेटिन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कहाँ पे आयरन स्टोर करते हैं और कब करते हैं। यहाँ पे हमने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फेरेटिन, कि फेरेटिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जानेंगे फेरेटिन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, या दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फेरेटिन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज ए मिनरल कोर। मिनरल कोर वो कोर है जहां पे एक्चुअली आयरन प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट मिनरल कोर कंटेनिंग अबाउट 4500 आयरन एटम्स, अगर हम मेमेलियन फेरेटिन की बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इसके बीच में आपको यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। सो दिस ब्राउन कलर इज एक्चुअली द मिनरल कोर, एंड मिनरल कोर मींस वो जगह है जहां पे एक्चुअली आयरन क्या है, स्टोर है। उसके बाहर ये वाला पर्पल वाला और ये जो लाइट ब्लू वाला है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर फेरेटिन विच इज ए प्रोटीन शेल। तो एक्चुअल में क्या होते हैं, एक प्रोटीन शेल होते हैं, और वो प्रोटीन शेल इस तरह, अगर इसको हम 1 डायमेंशनल में बनाते हैं तो हमारे पास फेरेटिन में एक प्रोटीन शेल होते हैं बाहर, ये वाला शेल, जिसको हम याद रखिएगा एपो फेरेटिन भी कहते हैं। एपो मींस एब्सेंस, फेरेटिन मींस आयरन। तो एक्चुअली जो फेरेटिन है वो दो कंपोनेंट का बना होते हैं। एक कंपोनेंट वो है जिस विच इज टोटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इसको हम प्रोटीन शेल भी कहते हैं। और इनसाइड दैट प्रोटीन शेल दिस देयर इज ए कैविटी, उस प्रोटीन शेल के अंदर एक कैविटी होते हैं जहां पे एक्चुअली आपका क्या होता है, आयरन स्टोर होते हैं इन ए मिनरल फॉर्म। And a normal mammalian ferritin contains around 4500 numbers of iron atoms. So the mineral core is composed of hydrated iron oxide। और यहाँ पे जो आयरन इसके अंदर जब स्टोर होते हैं, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और हाई स्पिन में प्रेजेंट होते हैं विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ फॉस्फेट। साथ में जो आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉस्फेट का क्या रोल है, ये आयरन को याद रखना है, बाइंड करते हैं किसके साथ, विद द एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन मींस बाहर जो प्रोटीन शेल है उसके साथ आयरन को इस तरह बाइंड करने में मदद करते हैं द फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन द फेरेटिन मिनरल कोर। विद द हेल्प इट एंकर इट टू द इंटरस्ट्रक्चर। ये जो फॉस्फेट है ये हेल्प करते हैं एंकर करने के लिए, जुड़ने के लिए द आयरन ऑक्साइड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस
दिस फेरेटिन। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके अंदर मिनरल कोर, आयरन इन द हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आगे आपको स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे। और इसमें कुछ फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो फॉस्फेट ग्रुप मदद करते हैं ये जो आयरन मिनरल कोर है इसको इन प्रोटीन चेन्स के साथ बाइंड होने के लिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फेरेटिन इज द प्रोटीन शेल which is devoid of iron, means उनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होते हैं बाहर वाले इन प्रोटीन शेल में, इसीलिए इसको हम एपोफेरेटिन कहते हैं। सो एपोफेरेटिन है एवरेज मोलर मास इन द रेंज ऑफ 46 टू 550 कैलोजूल पर मोल। तो हम ये बाहर वाले प्रोटीन शेल की बात कर रहे हैं, उनका मोलर मास अराउंड 46 से लेकर 550 केजी पर मोल तक वेरी करते हैं। एंड द प्रोटीन शेल कंसिस्ट ऑफ 24 subunit that link together to form a hollow sphere। 24 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक अंदर होलो स्फीयर बनाते हैं। इनसाइड द स्फीयर आयरन इज स्टोर्ड इन Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द मिनरल फ्री हाइड्रेट फॉर्म। याद रखना है ये जो आयरन अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं in the form of FeOOH8, FeOH2PO4 which is attached to the inner wall of the sphere। अब ये स्फीयर के अंदर जो वॉल के साथ बाइंड होने के लिए मदद करते हैं द फॉस्फेट ग्रुप। आप बहुत सारे हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होते हैं, इन सब को मिला के हम यूजुअली फेरी हाइड्रेट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फेरी हाइड्रेटेड मींस आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में, या इट इज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन। अब ये देखो इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमने ओरली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको बनाया हुआ है। तो इस तरह कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। बाहर वाला ये जो ब्लू वाला है ये हमारे प्रोटीन शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और आयरन ये जो कैविटी है इसके अंदर क्या होते हैं, आयरन प्रेजेंट होते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप इस आयरन कोर्स को इस प्रोटीन शेल के साथ बाइंड होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो द फॉस्फेट लिंक्स द आयरन mineral core with the outer apophyretin structure। Now this protein structure contains two important channel, दो important channel। यहाँ पे ये जो ओपनिंग मैंने बना रखा है ये हमारे उन चैनल्स को दिखाते हैं। तो दो किस्म के चैनल हमारे फेरेटिन में प्रेजेंट होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होते हैं जिनको हम फोर फोल्ड चैनल भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली आयरन क्या होता है, आयरन ट्रांसफर होते हैं जब आयरन +2 से +3, +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। और एक किस्म के चैनल यहाँ पे जो हमने डार्क कलर से यहाँ पे बना रखा है, ये हमारे पास टोटल 6 होते हैं और इनको हम 3 फोल्ड चैनल्स भी कहते हैं। एंड दिस चैनल्स आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जहां से एक्चुअली आयरन का अंदर जाना और आयरन का बाहर आना क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास अब जो फेरेटिन है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक मिनरल कोर है, एक प्रोटीन शेल है। मिनरल कोर मींस आयरन अंदर, हमारे पास जो प्रोटीन शेल है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ लिंक होके एक कैविटी बनाते हैं, होलो स्फीयर बनाते हैं, जहां एक्चुअली आयरन डिपॉजिट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड फॉर्म, जिनको हम फेरी हाइड्रेट कहते हैं। और जो आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें आयरन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम एपोफेरेटिन कहते हैं। और ये जो एपोफेरेटिन है उसमें हमारे पास दो किस्म के चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक चैनल है, एक हाइड्रोफोबिक चैनल है। हाइड्रोफोबिक चैनल आयरन को अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक चैनल है वो इलेक्ट्रॉन साइड का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं जब आयरन +2 से +3, +3 से +2 में चेंज हो रहा होता है, टू स्टोर एंड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन एंड द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द फेरेटिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरेटिन। Now let's discuss the binding, metal binding site present in ferritin। कहाँ पे एक्चुअली मेटल बाइंड होते हैं और कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने आयरन का क्या कोऑर्डिनेशन होता है जब वो हाइड्रोजन के जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे बाइंड होते हैं वो देखेंगे। सो आयरन इज स्टोर इन फेरेटिन एज Fe3 प्लस इन द मिनरल फॉर्म, या तो FeOOH8,
OH2PO4. This mineral can be represented by ferrihydrate FeOOH. So the number of hydrogen and oxygen can vary in different ferrihydrate. The name ferrihydrate is used for both FeOOH8 Fe जब फॉस्फेटेड फॉर्म है या जस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म है, दोनों के लिए हम एक जनरल नाम यूज करते हैं जिसको हम फेरीहाइड्रेट कहते हैं. So this represented one of the repeating unit, or we can say unit cell for the ferrihydrate mineral. यहाँ पे ये जो ब्रोन बना रखा है ये एक्चुअली हमारे आयरन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो रेड कलर का जो गोल सर्कल बना हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑफ व्हाट? द हाइड्रोजन, द वाटर. और हर एक आयरन 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के साथ इस तरह क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. फॉर कन्वीनियंस इसमें हमने हाइड्रोजन को नहीं बनाया है, जस्ट हमने ऑक्सीजन और आयरन को बना रखा है. और हर एक आयरन 3 ऐसे 6 ऑक्सीजन यूनिट के साथ क्या रहता है, लिंक रहते हैं. सो वी कैन से द coordination number of iron in the ferrihydrate is 6. So we can say it is octahedrally coordinated with the 6 oxygen atom of the hydrated या हम कह सकते हैं वाटर का. सो आयरन shows in the brown, oxygen shows in red color, hydrogen's atom are not shown in the figure for simplicity, ताकि कलर हमें क्या बनाए, स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई में बनाए. सो दिस इज हाउ योर iron binds in the ferritin, or we can say in the protein shell of the ferritin, जो कि एक्चुअली इन यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो प्रोटीन शेल के साथ बाइंड होने में इस आयरन को मदद करते हैं. सो दिस इज हाउ योर आयरन स्टोर्स इनसाइड द ferritin. Now let's see how iron gets incorporated. कैसे आयरन अंदर जाते हैं और जब जरूरत पड़ने पे आयरन रिलीज होते हैं फ्रॉम द ferritin, वो देखेंगे. So incorporation of iron into ferritin, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इजी बना के आपको लिखा हुआ है. incorporation of iron in ferritin involves oxidation of Fe2, जो कि आपकी कहाँ पे, ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं आयरन +2 स्टेट में. याद रखना है ये +2 स्टेट में ही आयरन क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं. जब आयरन स्टोर होना होता है तो वो फेरेटिन के अंदर जाते वक्त प्लाज्मा से +2 ऑक्सीडाइज होके +3 में क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ना ये +3 न्यूट्रल पीएच पे सॉल्युबल नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्ट होके फेरेटिन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मिनरल फॉर्म में स्टोर रहते हैं. अब कैसे होते हैं, involves oxidation of Fe2 plus to Fe3 at some specific site. कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक साइट्स पे ऑक्सीडाइज होते हैं जिनको हम फेरी ऑक्सीडाइज सेंटर कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हर एक सब यूनिट में. तो फेरी ऑक्सीडाइज सेंटर वो सेंटर है जहां पे आयरन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होते हैं और ये स्टोर होके फेरेटिन में मिनरल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. सो दिस इज द रिएक्शन. Fe2+ जो कि प्लाज्मा में है मोर सॉल्युबल फॉर्म में, वो ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में कन्वर्ट होके फेरेटिन के अंदर जाएंगे इन विद द रिलीज ऑफ H2O2. और ये रिएक्शन होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक साइट्स पे जो कि हर सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फेरी ऑक्सीडेज सेंटर कहते हैं. नाउ अब ये आयरन +3 चला गया फेरेटिन के अंदर और स्टोर हुआ. नाउ स्टोर कब होंगे, जब आपका आयरन का कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो ये स्टोर होंगे. लेकिन जब आयरन का आयरन डेफिशिएंट स्टेट में रहेंगे या आयरन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगे ब्लड में, तो आयरन चाहिए होगा, उस वक्त वापस ये Fe3+ गेट कन्वर्ट होते हैं Fe2+ में और वापस वो रिलीज होते हैं ब्लड में. तो इस तरह आयरन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं. सो रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम फेरेटिन. अब सबसे पहले हमारे पास दो कोर है, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक कोर है दूसरा प्रोटीन शेल है. तो कोर में से आयरन कैसे रिलीज होगा, देखो. इन ऑर्डर फॉर आयरन टू बी रिलीज फ्रॉम फेरेटिन द मिनरल लैटिस मस्ट बी डिसॉल्व, जो हाइड्रेटेड फॉर्म है उसको रिलीज होना पड़ेगा. क्यों? टू अलाउ आयरन एटम्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द लैटिस स्ट्रक्चर. This removal is accomplished by reducing iron from +3 to, that is ferric, to your stable oxidation state, that is Fe2+ ferrous oxidation state में. तो सबसे पहले आयरन को उन मिनरल फॉर्म से रिलीज होना, ब्रेक होना पड़ेगा. इसके वो ब्रेकिंग कैसे होते हैं, वो ब्रेकिंग होते हैं जब आयरन वापस
रिड्यूस होगा +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमें पता है जो +2 स्टेट में आयरन है वो मोर सॉल्युबल है, तो जैसे ही वहां से +3 से +2 में ब्रेक होंगे और कन्वर्ट होंगे, वहां से वो आयरन ब्रेक होके मोर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे और वो सॉल्युबल फॉर्म फिर वापस आपकी ब्लड प्लाज्मा में आएंगे। सो इन द आयरन +2 स्टेट, iron breaks away from the lattice as Fe2 plus. The positive charge of the Fe2 ion attracts the electronegative oxygen atom and water. So a water cage forms around the आयन। सो जैसे ही Fe2 प्लस में कन्वर्ट होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आपकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर में ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वाटर की। तो इस तरह आपको एक कैच बनाते हैं वाटर का, जिसके अंदर आपकी सॉल्युबल फॉर्म में Fe2 प्लस प्रेजेंट होते हैं। सो इन द वाटर केज, सिक्स वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स द आयन एट द क्लोज, जहां तक आयनिक इंटरेक्शन बन सकते हैं। Thus, iron becomes soluble as the hydrated Fe2 plus FeH2O6। तो हर एक आयरन ऐसे 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक कैच लैक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, जो कि मोर सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द फेरेटिन प्रोटीन विया द चैनल इन द सेफेरिकल शेल। तो इसके बाद वो जो चैनल्स आपके फेरेटिन के एपोफेरेटिन में बना हुआ है, वहां से वो आयरन क्या होंगे, वापस रिलीज होके ब्लड प्लाज्मा में आ जाएंगे, जब वहां पे आयरन की नीड होगा। सो हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल प्रेजेंट इन द एपोफेरेटिन। एक को हम थ्री फोल्ड कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, फोल्ड। थ्री फोल्ड उन चैनल्स को कहते हैं जो कि पोलर होते हैं, या हम जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। सो पोलर इज द हाइड्रोफिलिक चैनल, and this channel enables the exit of Fe2 plus ion through this channel. The second important channel is called as four-fold channel, and these channels are non-polar and hydrophobic, and this does not interact favorably with the Fe2 plus ion. Fe2 plus ion doesn't Fe, so this is Fe2 plus ion doesn't leave from this channel. Rather, this channel function is the side of electron transfer. जब iron +2 से +2 में चेंज हो रहा होता है और +2 से +3 में चेंज हो रहा होता है, although the mechanism is still not clear कि कैसे एक्चुअली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, वो कैसे होगा, अभी भी क्लियर एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं है। However, it has been proposed that these four-fold channels are responsible or act as the side of electron transfer जब iron oxidize और रिड्यूस हो रहा होता है। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज आयरन स्टोरेज प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेटिन कहते हैं। Now, there is another important protein responsible for the regulation of iron, that is called as transferrin. Trans means transfer, ferritin means iron, ferrin means, so इसको हम iron transport protein भी कहते हैं। So transferrin is a blood plasma glycoprotein with a molar mass of about 80 kg per mole, which plays a central role in iron metabolism and is responsible for ferric ion डिलीवरी। तो फेरिक आयन डिलीवरी के लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम ट्रांसफेरिन कहते हैं। सो ट्रांसफेरिन फंक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल फेरिक पुल इन बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट आयरन थ्रू द ब्लड टू द वेरियस टिश्यूज सच एज लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। सो जिस ऑर्गन में भी आपकी आयरन की नीड होगा, ये ट्रांसफेरिन आपकी लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो से आयरन को उठा के ट्रांसपोर्ट करके उस ऑर्गन तक ले जाएंगे, और जब आयरन एक्सेस में प्रेजेंट होगा, वापस वहां से आयरन को लेके इन ऑर्गन्स में जहां पे ट्रांसफेरिन फेरेटिन प्रेजेंट है वहां तक ले। सो ये जो ट्रांसफेरिन है, उनको अगर ट्रांसफेरिन आपका ब्लड में प्रेजेंट होगा, सीरम ट्रांसफेरिन होगा, उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ओवर ट्रांसफेरिन कहते हैं वो ट्रांसफेरिन जो कि एक्वायर्ड में प्रेजेंट होते हैं। these are the few examples of transferrin present in different form, and if the transferrin is present in milk, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्टोफेरिन कहते हैं। and all these protein are responsible for the transfer of iron from one place to another. Now, what is the function of transferrin? ट्रांसफेरिन का सिर्फ आयरन को ले जाना या
ले जाना या ले आना नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफेरिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। फ्री Fe3+ insoluble at neutral pH, when iron binds to transferrin it becomes soluble। तो जो Fe3+ है वो आपकी प्लाज्मा में एक्चुअली सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन यही Fe3+ जब ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होते हैं, सो इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स बिटवीन ट्रांसफेरिन एंड Fe3+, सो इट बिकम्स मोर सॉल्युबल। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। Deliver and transfer iron to all various biological tissues between the side of absorption, utilization and storage। तो आयरन को हर एक जगह तक पहुंचाना इस ट्रांसफेरिन का काम होते हैं। इसके साथ साथ और भी फंक्शन करते हैं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको यूजुअली हम ROS कहते हैं, इनकी फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। चिलेट फ्री टॉक्सिक आयरन एंड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव स्कैवेंगर। आयरन को एक क्या करते हैं, टॉक्सिक फ्री आयरन को एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि इसको क्या करे, इसकी प्रोटेक्टिव स्कैवेंगर का काम करे, या जो टॉक्सिक फ्री आयरन होते हैं इसको मोर वी कैन से लेस हार्मफुल फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफेरिन इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू आयरन इंपीड्स बैक्टीरियल सर्वाइवल। तो ये इम्यून सिस्टम का भी क्या है, पार्ट है बहुत। ट्रांसफेरिन एक्ट एज ए मार्कर फॉर इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का एक मार्कर भी इंडिकेट करता है ट्रांसफेरिन। क्यों? जहां द लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन डिक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जिस जगह पे भी इन्फ्लेशन होगा उसमें ट्रांसफेरिन की लेवल थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये किस जगह पे इन्फ्लेशन है उसका एक इंडिकेटर भी दिखाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसफेरिन का, जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Now let's try to understand the structure of transferrin की structure क्या होगा transferrin का। So in human, transferrin consists of a polypeptide chain containing 679 amino acids and 2 carbohydrate chain। So this is the actual three-dimensional structure of your transferrin, जिसमें around एक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें 679 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है और 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स चेन है। So the protein composed of alpha helix and beta sheets that form two domain, दो डोमेन बनाते हैं। एक आपका N2 C terminal sequence are represented by the globular lobes and between two lobe is an iron binding site। तो हर दो लोब्स के बीच में एक क्या होते हैं, आयरन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे एक्चुअली आयरन बाइंड होते हैं। द अमाइनो एसिड्स विच बाइंड द आयरन, उन जो प्रोटीन चेन में जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो एक्चुअल अमाइनो एसिड्स जहां पे आयरन बाइंड होते हैं ट्रांसफेरिन में, आर आइडेंटिकल इन फॉर बोथ लोब, दोनों लोब में सेम रहते हैं। वो कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो दो हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड्स है जिनका फिनोलेट ऑक्सीजन एज ए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहते हैं। 1 हिस्टाडीन होते हैं जहां पे इमिडाजोल ग्रुप का नाइट्रोजन बाइंड करते हैं। 1 एस्पार्टिक एसिड होते हैं और एस्पार्टिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन आपके आयरन के साथ बाइंड होते हैं। सो द आयरन आयन टू बाइंड एन आयन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो दो आपके पास टायरोसिन है जिसका 2 ऑक्सीजन इस तरह आयरन के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये 2 ऑक्सीजन आपके टायरोसिन अमाइनो एसिड्स का होगा। एक नाइट्रोजन होगा जो कि हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स में इमिडाजोल ग्रुप का नाइट्रोजन होगा। एक आपके पास एस्पार्टिक एसिड होगा जो ऑक्सीजन अगेन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका 4 ग्रुप्स होते हैं। अब 2 और ग्रुप, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रली आयरन प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेटेड विद द ऑक्सीजन, 2 और ग्रुप चाहिए होता है जो कि आपकी ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द कार्बोनेट आयन। तो ये टोटल हेक्सा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं आपके आयरन कहां पे, ट्रांसफेरिन में भी। और दिस आर द एक्चुअल बाइंडिंग साइट्स ऑफ आयरन ऑफ अमाइनो द अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ आयरन। तो याद रखना है, 2 टायरोसिन के फिनोलेट्स ऑक्सीजन, 1 हिस्टाडीन के इमेजाडोल नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन ऑफ द एस्पार्टिक एसिड और जिसमें कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके कार्बोनाइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर हाउ द ऑक्सीजन एटम्स आर बाइंड विद द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन द ट्रांसफेरिन। सो ये रेड वाला हमारा आयरन है, तो हिस्टाडीन का यहां से नाइट्रोजन इमेजाडोल ग्रुप का डोनेट करेंगे। 2 ऑक्सीजन होते हैं यहां से टायरोसिन के,
और यहाँ से एस्पार्टिक एसिड का एक ऑक्सीजन और 2 कार्बोनेट के वो ऑक्सीजन है जो कि टोटली हेक्सा कोऑर्डिनेटेड या ऑक्टाहाइड्रली कोऑर्डिनेटेड रहते हैं with the different groups in the transferrin protein structure. So this is the actual binding site which is responsible for the binding in transferrin. तो इसका 3 dimensional structure इस तरह कुछ हो. Now, how the complexation and the release of iron occurs inside transferrin. कब कैसे आयरन को बाइंड करते हैं और कैसे आयरन को रिक्वायर्ड सेट पे रिलीज करते हैं. तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे ट्रांसफेरिन के साथ कैसे आयरन बाइंड होते हैं. सो ईच ट्रांसफेरिन जिसको हमने टीएफ से लिखा हुआ है कंटेन्स 2 सेपरेट एंड एसेंशियली इक्विवेलेंट बाइंडिंग साइट्स. तो हर एक ट्रांसफेरिन में 2 अलग और इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं आयरन के लिए. कंप्लेक्सेशन ऑफ Fe3 at each site involves simultaneous binding of bicarbonate and carbonate and release of H+. तो उन साइट्स पे जब आपके पास आयरन की बाइंडिंग होते हैं लेकिन बाइंडिंग होते हैं साथ साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ और उन बाइंडिंग होने पे उन ट्रांसफेरिन की बाइंडिंग से हमारे पास एक हाइड्रोजन वहां से क्या होते हैं रिलीज होते हैं. सो दिस द एपो ट्रांसफेरिन मींस वो जगह ट्रांसफेरिन में जहां पे एक्चुअली बाइंडिंग साइट है. तो ये जब आयरन के साथ +3 में बाइंड होते हैं साथ ही साथ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट भी बाइंड होते हैं और उन बाइंडिंग के साथ साथ यहाँ से एक H+ आयन यहाँ से क्या होते हैं रिलीज होते हैं. सो फॉर ईच साइड the association constant under physiological condition that is pH 7 पे is in the range of 10⁻22 to 26. So this is the binding constant या association constant of ferritin with the Fe2 plus ion. However, its value depends strongly on the pH and this dependence is the main factor controlling iron uptake and release. और यही pH पे डिपेंड करते हैं कब बाइंड होगा और यही वो फैक्टर है कि कब आयरन उस फेरेटिन के साथ बाइंड होंगे और कब आयरन रिलीज होंगे. नाउ हाउ द रिलीज ऑकर्स. सो सेल इन नीड ऑफ आयरन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इट ट्रांसफेरिन रिसेप्टर. तो जिस सेल में भी आयरन चाहिए होता है वो एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं जिनको हम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कहते हैं. याद रखना है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर which is incorporated within their plasma membrane जो कि प्लाज्मा मींस ब्लड फ्लूइड में ही प्रेजेंट होगा. दिस प्रोटीन बाइंड्स आयरन लोडेड ट्रांसफेरिन और उन प्रोटीन्स पे आयरन बाइंडेड ट्रांसफेरिन क्या होता है बाइंड होते हैं. द मोस्ट फेवरेट मैकेनिज्म ग्राफिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं. फॉर आयरन अपटेक इन्वॉल्व्स द आयरन लोडेड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स entering the cell by the process known as endocytosis. तो सबसे जो फेवरेट मैकेनिज्म है आयरन अपटेक का वो क्या होते हैं. जिस सेल में भी आयरन की नीड होगा लेट्स से ये आपका सेल है तो सबसे पहले क्या होते हैं जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ जो आयरन लोडेड ट्रांसफेरिन क्या हुआ है ऐड हुआ है वो एक एंडोसाइटोसिस मींस सेल का ब्रेक होना और वो चीज अंदर आ जाना. तो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पे रिसेप्टर कंटेनिंग जो ट्रांसफेरिन आयरन लोडेड ट्रांसफेरिन है वो एक एंडोसाइटोसिस के साथ इस तरह इस सेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है इनगल्फ होते. इनगल्फ मींस अंदर जाना उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. तो इस तरह जाते जाते ये प्रोटीन पूरा सेल के अंदर इस तरह जाते हैं एंड this particular protein which is transferrin receptor contains the iron loaded transferrin. So in endocytosis a section of the cell membrane is engulfed by the cell wall along with the component membrane protein to form a vessel. तो एक पूरा करियर वेसल बनाते हैं जिसमें इस सेल का थोड़ा पार्ट होगा और उसके साथ साथ आयरन बैंडेड ट्रांसफेरिन भी होंगे. तो वो एंडोसाइटोसिस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर जाएंगे. The pH within the vesicle then they lowered by a membrane bound H+ pumping enzyme that is also swallowed by the cell. तो ये आपका ग्राफिकली हमने बना रखा है. देखो ये रिसेप्टर है हमारा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर उसके साथ ये आयरन कंटेनिंग ट्रांसफेरिन है ये इसके साथ बाइंड होके आपकी सेल के अंदर आ जाएंगे. तो सेल के अंदर आते आते आहिस्ता आहिस्ता इस तरह क्या होंगे इनगल्फ मींस इनसाइड द सेल चला जाना. तो ये पूरा थोड़ा सेल का पार्ट और ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है और आयरन कंटेनिंग ट्रांसफेरिन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस सेल के अंदर क्या हो जाते हैं इंसर्टेड हो जाते हैं जिस सेल में भी आयरन की क्या होंगे नीड्स होंगे. इसके बाद यहाँ पे एक
H पॉजिटिव पंपिंग एंजाइम होते हैं, वो इस H प्लस को रिलीज करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो H प्लस जैसे जैसे रिलीज होंगे, हमें पता है एसिडिक पीएच बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे पीएच बिकम्स लोअर, कम होते जाते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होते जाएंगे, वहां से ये रिसेप्टर से ये वाला ट्रांसफेरिन से आपका आयरन ब्रेक होना स्टार्ट होगा। So the subsequent release of Fe3 plus is probably linked to the coordination of carbonate, which is synergistic in the sense that it is necessary for the binding of Fe, but is unstable at low pH. The vesicle then split and the TF receptor complex is returned to the plasma membrane by exocytosis. तो जैसे जैसे H प्लस यहाँ पे रिलीज होते जाएंगे, ये पार्ट यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि साथ ही साथ जैसे ही H प्लस रिलीज होंगे, सो वहां से कार्बोनेट भी निकल जाएंगे, क्योंकि H प्लस कार्बोनेट भी क्या है, आपका गुड बाइंडिंग एजेंट है फॉर द आयरन, लेकिन वो भी लेस स्टेबल है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस आयरन को यहाँ पे रिलीज करने के बाद जो आपका ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद आयरन को यहीं पे रिलीज करके ये रिसेप्टर एक्सोसाइटोसिस में इस सेल के बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकल आते हैं। तो सेल में आयरन रहते हैं और बाकी ट्रांसफेरिन और रिसेप्टर इस सेल के बाहर जाते हैं थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। And Fe probably now complexed by stearate is released to the cytoplasm। तो इस तरह आयरन इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो एक्चुअली रिलीज ऑफ द आयरन कैसे होंगे, जिस सेल में भी आयरन की नीड होगा वो एक एंजाइम को रिलीज करेंगे, जिसको हम रिसेप्टर एंजाइम कहते हैं, ट्रांसफेरिन। वो रिसेप्टर एंजाइम इस ट्रांसफेरिन के साथ क्या होंगे, ट्रांसफर आयरन कंटेनिंग ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो एंडोसाइटोसिस होते हुए उस सेल तक पहुंच जाएंगे। सेल में पहुंचने के बाद वहां पे एक H प्लस पंपिंग एंजाइम होते हैं जो कि H प्लस को रिलीज करते हैं। पीएच लोअर हो जाते हैं। पीएच लोअर होने पे वो ट्रांसफेरिन और रिसेप्टर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, और ब्रेक होने के बाद वो आयरन को रिलीज करके वापस एक्सोसाइटोसिस से वो एंजाइम या ट्रांसफेरिन रिसेप्टर आपकी प्लाज्मा में इंटर करते हैं, जो वापस उसी सेल में क्या होंगे, एडअप होंगे, वापस आयरन को ले जाएंगे। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल we can say the release of the iron occurs from the transfer। सो ये था हमारा फेरेटिन और ट्रांसफेरिन, two important protein which is responsible for the regulation of concentration of iron inside the human body। और we can say कैसे कहाँ पे आयरन स्टोर होते हैं और कैसे आयरन को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। सो इन समरी वी कैन से हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आयरन इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी such as hemoglobin। Ferritin is the protein within the body that stores iron and release it through channels in a controlled fashion। The unique structure of ferritin forms a spherical shell in which iron is loaded as Fe3 plus in a crystalline form। Ferritin consists of 28 peptide subunits that form two types of channel where these subunits interact। The threefold channel is polar, fourfold channel is non-polar, and this polar and non-polar is actually used for the release of iron and storage of iron, and the second channel is actually act as an electron transfer site for the oxidation and reduction of iron। When Fe3 plus in the crystalline mineral is reduced to Fe2 plus, the iron becomes solvated and released as solvated iron through the threefold channel। Hence ferritin can control the amount of available iron in the body, preventing iron disorder like anemia and iron hemochromatosis या iron overload। Transfer, that is transferrin, is a blood plasma glycoprotein with a molar mass of about 80 kg per mole, which plays a central role again in iron metabolism and is responsible for iron delivery or iron transport। The amino acid which binds iron in the transferrin iron are identical in both lobes। Two tyrosine oxygen, that is phenolate oxygen, one histidine imidazole nitrogen, and one oxygen from the aspartic acid। And साथ साथ यहाँ पे आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बाइंड होते हैं to complete the coordination which is hexalic coordinated। The association and release of iron from transferrin strongly depends on the
pH. So this is two important protein which is responsible for the regulation of iron in the human body. So ये हमारा ट्रांसफेरिन और फेरेटिन के बारे में था। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप